नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके बाई महेश कांटेवाल। पहली कक्षा में हमने एक नया टॉपिक प्रारंभ किया था कि वायुमंडल का संगठन और संरचना। देखिएगा, हमारा जो टॉपिक हमने शुरू किया था, वायुमंडल वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। देखिएगा, पहली कक्षा में हमने पढ़ा था कि वायुमंडल क्या होता है। पृथ्वी के चारों ओर, किसके चारों ओर? पृथ्वी के चारों ओर बहुत सी प्रकार की गैसों की एक लेयर पाई जाती है। उसे ही क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। और ये पृथ्वी से जुड़े रहने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बहुत सी गैसें क्या होती है? पृथ्वी से जुड़ी रहती है। और ज्यादातर यूं कहें कि अधिकांश जो गैसें हैं, अधिकांश वायुमंडल का आयतन है, वो पृथ्वी के निकट पाया जाता है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे इसके आयतन में क्या आती है? कमी आती है। और जो भारी गैसें होती है वो नजदीक पाई जाती है, जो हल्की गैसें होती है वो वायुमंडल के ऊपरी छोर में पाई जाती है। यहाँ तक अपने इसमें चर्चा कर ली थी। और अगला हम इसमें पढ़ने वाले हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन तीनों ही प्रकार से पाया जाता है। देखिएगा, वो गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है, या कहीं गैस की भी इसमें बात करेंगे। और ये तरल अवस्था में भी पाया जाता है और ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। यहाँ सबसे पहले हम विभिन्न प्रकार की गैसों के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, उसके बाद में अगली महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। जीके की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। देखिएगा, सबसे ज्यादा जो अपने वायुमंडल में गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 78.08% इसका रेशियो रहता है। और यदि इसके काम की बात करें, ये आग को बढ़ने से रोकने का काम करती है। आग को बढ़ने से रोकने का कार्य करती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। पहली महत्वपूर्ण बात यहां आपने देखी कि अपने वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस का आयतन रहता है वो नाइट्रोजन का। कितना प्रतिशत? 78.08%। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण गैस आती है ऑक्सीजन। और देखिएगा एक बार पुनः, ये इसका एक कार्य और रह गया यहाँ। दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है कि ये पेड़ पौधों को पेड़ पौधों के प्रोटीन निर्माण में भी सहायक है। प्रोटीन निर्माण में भी क्या है? सहायक है। कौन सी? कौन सी गैस? नाइट्रोजन। दूसरी यह महत्वपूर्ण गैस आती है ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन गैस। देखिएगा, ये अपने वायुमंडल में 20.94% पाई जाती है। और इस गैस को प्राणवायु भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्राणवायु भी कहा जाता है इसको। जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। और ये प्रज्वलन में सहायक है। प्रज्वलन में सहायक है, यानी आग जलाने में क्या है? सहायक है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। उसके बाद में तीसरी महत्वपूर्ण गैस आती है यहाँ ऑर्गन। इसका प्रतिशत के हिसाब से अपन चर्चा करें तो ये 0.93%। कौन सी? ऑर्गन 0.93%। और अगली महत्वपूर्ण गैस इसमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपने वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 0.03%।
और ये सबसे भारी गैस है, अपने वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में सबसे भारी गैस है और ये लगभग अपने वायुमंडल में 32 किलोमीटर तक पाई जाती है। और फिर इसके आगे देखें अपन इसमें, तो ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण में क्या है? एक सहायक गैस है। और हरित ग्रह गैस के लिए भी क्या है? ये उत्तरदायी मानी जाती है। कौन सी गैस? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। यहाँ आपने 4 गैसों की बात की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद में भी बहुत सी महत्वपूर्ण गैसें वंचित रह जाती है, वो अपन देखने वाले हैं इसमें। उसके बाद में यहाँ आती है नियोन। पांचवी महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? नियोन और हीलियम। हीलियम और उसके बाद में ओजोन और उसके बाद में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो महत्वपूर्ण क्या है? हल्की गैसें हैं। हाँ, यहाँ तक अपने बहुत सी महत्वपूर्ण गैसों के बारे में परिचर्चा की। ये वायुमंडल के संगठन में गैसों की बात होती है यहाँ। फिर देखें अपन कि वायुमंडल के संगठन में तरल का भी जिक्र किया गया है। तरल में यहाँ बात करेंगे अपन किसकी? कि अपने वायुमंडल में जल वाष्प भी पाई जाती है। क्या पाया जाती है? जल वाष्प भी पाई जाती है। जल वाष्प ऋतु के अनुसार कह सकते हैं या क्षेत्र विशेष के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग पाई जाती है। यदि जल वाष्प की बात करें अपन, तो औसत अपने वायुमंडल में औसत जो जल वाष्प है वो 2% पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 2%। और अधिकतम की यदि बात करें अपन, क्या अधिकतम की बात करें तो वो कितने प्रतिशत? 5%। और न्यूनतम की बात करें तो वो 0%। या यूं कहें कि अपने वायुमंडल में 0 से लेकर 5% तक क्या पाई जाती है? जल वाष्प पाई जाती है। और ये ऋतु विशेष के अनुसार या क्षेत्र विशेष के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग पाई जाती है। अपन बात करें कि ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जैसे-जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, भले ही वो उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ें, भले ही वो दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ें, वैसे-वैसे जल वाष्प में क्या आती है? कमी आती है। यहाँ भूमध्य रेखा पर यूँ माना जाता है कि 5% क्या पाई जाती है? जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है। और ध्रुवों पर भले ही वो उत्तरी ध्रुव की बात करें, भले ही वो दक्षिण ध्रुव की बात करें, यहाँ 0.02% क्या पाई जाती है? जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि जल वाष्प अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग आयतन की दृष्टि से देखी जाती है। 0 से 5% ये अपने वायुमंडल में पाई जाती है। औसत की बात करेंगे तो 2% और अधिकतम की बात करेंगे तो 5% और न्यूनतम की बात करेंगे तो 0% और भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्रों में 5% और जैसे-जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे-वैसे इसमें क्या आती है? कमी आती है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि अपने पृथ्वी धरातल से जैसे-जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे-वैसे इसमें क्या आती है? कमी आती है। किसमें? जल वाष्प में। अधिकांश जल वाष्प है ना, वो अपने पृथ्वी धरातल के निकट ही पाई जाती है। और जैसे-जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे-वैसे जल वाष्प की मात्रा में क्या आती है? कमी आती है। तो यहाँ आपने गैस की भी बात की, तरल की बात की। तरल में यहाँ महत्वपूर्ण बात किसके बारे में की? अपने जल वाष्प के बारे में बात की। और अगली इसमें बात करने वाले हैं ठोस की। किसकी? ठोस की। कि अपने वायुमंडल में धूल कण भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है धूल कण की। धूल कण ये अपने वायुमंडल में पाए जाते हैं और इसका काम क्या होता है? ये सूर्य से आने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन का काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रकीर्णन का काम करते हैं। यानी उस प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं। कौन? ये धूल कण। और आपने देखा होगा कि सूर्य उदय के समय
सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के समय सूर्य में लालिमा दिखाई देती है। वो लालिमा दिखाई देने का कारण भी क्या है? ये धूल कण है। ये धूल कण है। तो ये भी अपने आप में एक क्या है? महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कौन? धूल कण। तो वायुमंडल के संगठन में गैस, जल, वाष्प और धूल कण इन तीनों को शामिल किया जाता है। और आज की क्लास में हम संगठन के बारे में परिचर्चा की और आगामी जो क्लास अपने आएगी उसमें हम वायुमंडल के संरचना के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इन बातों का थोड़ा-सा रिवीजन करते रहिएगा कि वायुमंडल क्या है? वायुमंडल के संगठन में किन-किन को शामिल किया जाता है और वो गैस की भी बात करेगा, वो जल वाष्प की भी बात करेगा, वो ठोस की भी बात करेगा और आगामी जो क्लास होगी अपनी, उसमें संरचना की हम चर्चा करेंगे और आप सभी से ये भी मेरा निवेदन है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने विद्यार्थियों, अपने मित्रों के पास शेयर करने का काम करें, ताकि इस टॉपिक का हर एक विद्यार्थी को उसका लाभ मिल सके, जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।